थैंक यू। तो हाउ डियर, आई होप यू आर गुड। लेट स्टार्ट ऑन द टॉपिक। काफी दिनों बाद, चाहता नहीं हूं कि मिले, लेकिन आप लोग के कमेंट नहीं आने के कारण ऐसा हाल हो जाता है। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कम से कम आज नहीं तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। प्लीज हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आप लोग बहुत फास्ट में कुछ ना कुछ जरूर आके कमेंट कीजिए और बताइए कि अभी तक जो भी आप सब्जेक्ट पढ़े हैं उसमें क्या क्या सीखे, क्या क्या समझे, और आगे भी बेस्ट टॉपिक के साथ और सिलेबस को बहुत फास्ट में कंप्लीट करने का मेरा संस्था काम करेगा। लेकिन सिर्फ आप लोग का इंतजार है कि आप लोग थोड़ा सा अपना राय कमेंट करते हुए मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए तो बहुत मजा आता है। और ये मजा जो है ना, डबल काम करने पे क्या करता है, हम लोग को पूरी तरह से प्रेशर डालता है, और प्रेशर से ही कुछ हो सकता है। इसीलिए अगर मान लीजिए 10 तल्ला पे अगर पानी पहुंचाना है तो 1 तल्ला और जमीन से ही प्रेशर पड़ता है, फिर वो पानी जितना तल्ला लेके जाना है चला जाएगा। आप लोग से यही मैं कहना चाहता हूं, आप लोग को कुछ भी नहीं करना है। क्या सच है, क्या आप लोग सच में सीखे या नहीं सीखे, कौन कौन सब्जेक्ट के टीचर कितने अच्छे से आपको समझा पाते हैं या नहीं समझा पाते हैं, ये दोनों में से नेगेटिव पॉजिटिव में से आपको कमेंट करना है। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन रहता है और फिर सिर्फ आपकी बात का इंतजार रहता है, यानी आपकी मन की बातों को जाने बिना डिसीजन कोई भी लेना सही नहीं हम लोग मानते हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी मन की बात को जाने और फिर डिसीजन लेके आगे बढ़े। आज में जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो ये पढ़ाएंगे, यानी कि रिप्रोडक्शन तो आप जान ही रहे हैं कि क्लास 12th में होंगे, तो आपके लिए बहुत बेस्ट वीडियो है और ध्यान से आप लोग इस क्लास में अटेंड कीजिएगा। हमने क्लास 12th में यानी कि रिप्रोडक्शन यूनिट है, चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो 4 चैप्टर है, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर पे बात कर ही रहे थे और क्लास भी दे रखे हैं जिसमें था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो उसमें मैंने 2 टॉपिक आता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूरा डिटेल और डीप में एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस क्लास में क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, और ताकि फिर मेरा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक रहेगा, उसको एंड करते हुए हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे जिसका नाम रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो डेयर आप लोग कैसे कमेंट कीजिएगा, बढ़ते हैं आगे। और बायोलॉजी में इंटेलिजेंट और अच्छे से जीरो से बायोलॉजी को सीखना है तो जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में लव, आई लव बायोलॉजी, आई लव बायोलॉजी, आई लव बायोलॉजी जरूर कमेंट कीजिए। और जरूर कमेंट कीजिए कि आपने बायोलॉजी सीखने के बाद आपके लिए बायोलॉजी कितना इजी हो पाया, जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपका कमेंट का वेट करूंगा। आगे बढ़ता हूं, ठीक। तो अभी जो है थोड़ा सा रिप्रोडक्शन को आपको याद दिला दूं कि रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना होता है और क्या क्या पढ़ना नहीं होता है। रिप्रोडक्शन हो गया, आप देख रहे हैं रिप्रोडक्शन, यस आप लोग देख रहे होंगे रिप्रोडक्शन। आप लोग को दिखाई दे रहा है तो कमेंट कीजिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब भी रिप्रोडक्शन में आएंगे तो याद रखिएगा आपके पास में यानी चैप्टर 4 चैप्टर आ जाते हैं। तो चैप्टर के बारे में तो ऐसे बात कर ही चुका हूं, हमने डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं और पॉइंट पे चलते हैं। काफी मैंने जो भी क्लास में आते हैं तो हमने एक्सप्लेन करते हुए जाते हैं। सोच रहा हूं कि इसमें क्या एक्सप्लेन करूं, क्योंकि आप लोग को पहले ही पता है, बहुत क्लास दे चुका हूं। तो 4 चैप्टर में से फर्स्ट चैप्टर का तो नाम आप लोगों को तो पता ही है, क्या है, रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म। अब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में ध्यान रखना यह है कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम आपको क्या बताएंगे पता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म में जनन कैसे होते हैं, जीवों में जनन कैसे होते हैं, इसके बारे में बताएंगे। तो इसमें आपको टॉपिक 2 टॉपिक आते हैं। तो एक टॉपिक के बारे में मैंने काफी बात कर ही चुका हूं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको कहते हैं आप सारे लोग जानते ही होंगे। और आज कुछ बेसिक पॉइंट भी बताएंगे और काफी इंफॉर्मेटिव बात भी बताएंगे, रिलेटेड ऑफ साइंटिस्ट से रिलेटेड, और फिर बहुत ही एक समझिए कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रहेगा और इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन भी रहेगा फॉर 12th क्लास के लिए, फॉर 12th क्लास के लिए नहीं, फॉर 12th क्लास। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल सबसे पहले मैं क्या करता हूं, रिप्रोडक्शन
किसे कहता हूं, ये लिख देता हूं। क्या आपके मन में आएगा कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन? जब भी आएगा व्हाट इज रिप्रोडक्शन तो ध्यान रखिएगा, रिप्रोडक्शन इज द process by which living things produce new individuals of their own kind is called reproduction। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन जन्म देना, यानी कि जीव रिप्रोडक्शन के माध्यम से ही अपने संख्या में वृद्धि कर सकते हैं और एक नए इंडिविजुअल्स को ला सकते हैं। इंडिविजुअल लाने के लिए, न्यू ऑर्गेनिज्म लाने के लिए, न्यू इंडिविजुअल लाने के लिए उसको रिप्रोडक्शन को अटेंड करना पड़ेगा। बिना रिप्रोडक्शन को अटेंड किए कुछ नहीं हो सकता है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो रिप्रोडक्शन के टाइप बताएंगे। तो आप लोग देख ले कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ऑन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये कंप्लीट हो गया कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने संतति को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखने में मदद करते हैं। इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया हो। क्या आगे बढ़ सकता हूं? तो कमेंट कीजिए, आगे बढ़ता हूं। क्या मैं इसमें लिख दूं? इसमें भी लिख सकता हूं, देखता हूं। इसमें लिखना सही नहीं रहेगा क्या? तो आगे ही बढ़ जाता हूं। अब जब इसमें आएंगे तो आपको सेकेंड क्वेश्चन रहेगा, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का कितने टाइप्स होते हैं? तो याद रखिएगा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन का, तो याद रखिएगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे और फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं हिंदी में फिर बता दूंगा। फिलहाल में मैंने बाइलिंगुअल लैंग्वेज का यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो याद रखिएगा। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेता हूं यहां पे और डिफिनेशन के साथ समझाऊंगा। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप क्या दोगे उसको जवाब? तो व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी पूछेंगे तो बोलिएगा रिप्रोडक्शन where first parents, रिप्रोडक्शन where first पेरेंट्स ने पेरेंट डालिएगा और फिर इज लगा दीजिएगा। फर्स्ट पेरेंट इज इन्वॉल्वेड no gamete, no fertilization या fertility। रिप्रोडक्शन वेयर मतलब वन पेरेंट इज इन्वॉल्वेड, नो गैमिट्स, नो फर्टिलाइजेशन, इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो ध्यान रखना है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। तो ये क्या है, रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मेथड है जिसके माध्यम से वो सभी जीव रिप्रोडक्शन करते हैं जो जीव अकेले होते हैं, यानी कि वह जीव जो एक कोशिकीय हो, वह जीव जिसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन एक ही बॉडी में पाया जाता हो, वो सभी जीव असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल है, रिप्रोडक्शन की वह विधि जिसमें नर और मादा भाग नहीं लेते हैं, मेल और फीमेल भाग नहीं लेते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसको अगर आपको एग्जाम्पल में याद करना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट पेरेंट इज इक्वल टू आइडेंटिकल ऑफ एस्पिरिंग। देखिए, फर्स्ट पेरेंट आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग ऑफ एस्पिरिंग, यानी कि ये जो है ना, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो भी ऑफस्प्रिंग आएंगे वो सभी ऑफस्प्रिंग होंगे सेम अपने पेरेंट्स के पेरेंट जैसा सेम होंगे, टू कॉपी, कोई डाउट नहीं, सेम रहेंगे, सेम कॉपी, ये माइंड में हमेशा सेट रखिएगा। ये अपने पेरेंट्स जैसा ट्रू कॉपी रहेंगे, इसमें कोई भी मिसकंसेप्शन नहीं है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर शॉर्ट में याद रखना है, हमेशा याद रखना है, तो एक चीज हमेशा माइंड में रखिएगा कि ये अपने पेरेंट्स जैसा सेम दिखेंगे। जैसे पोटैटो के प्लांट पोटैटो जैसा, जैसे में और बनाना ट्री के प्लांट बनाना ट्री जैसा, अमीबा के भी ऑफस्प्रिंग अमीबा जैसा, और इस तरह से हाइड्रा के भी ऑफस्प्रिंग हाइड्रा जैसा। अगर और सारा एग्जाम्पल आपके माइंड में होंगे तो वो सभी हो जाएंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप आएंगे तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलता है कि मेरे द्वारा जो भी रिप्रोड्यूस करेंगे एनिमल या जो भी ऑर्गेनिज्म, उनका जो भी होंगे ऑफस्प्रिंग यानी संतान, वो अपने पेरेंट्स जैसा टू कॉपी होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन और डाउट नहीं है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड से जो ऑर्गेनिज्म यानी जो जीव रिप्रोडक्शन करेंगे, उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो अपने पेरेंट्स जैसा टू कॉपी मैच नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे ऑफस्प्रिंग विथ मिक्सड कैरेक्टर होता है। वहां पे दो कैरेक्टर होते हैं, एक मदर का और एक फादर का कैरेक्टर होता है, दोनों कैरेक्टर को फॉलो करना पड़ता है। तो ये माइंड में सेट रखिएगा। आगे बढ़ता हूं, अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा। ये एक आपको यहाँ पे आप वन भी यूज कर सकते हैं, अन्यथा डिजिट भी यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ता हूं और समझाता हूं। अब जो हम बताएंगे आपको वो रहा कौन, दूसरा, यानी दूसरा लेता हूं, जिसमें दूसरा में क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपसे कोई पूछे व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप क्या करेंगे, उसको जानते हैं। तो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब बोला जाए तो लिखेगा रिप्रोडक्शन बेयर ओनली टू पेरेंट्स आर involved, reproduction where only two parents are involved, क्या involved क्या, तो याद रखना है involved gametes fuse to form a zygote is called sexual reproduction। ध्यान रखना है कि रिप्रोडक्शन वेयर ओनली, यहां ओनली दो पेरेंट्स आर इन्वॉल्वेड, गैमीट्स फ्यूज टू क्या, फॉर्म अ जाइगोट। उसके बाद क्या होंगे, इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
और फिर जाके ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएंगे, यानी कि जनन यानी कि रिप्रोडक्शन के वह मेथड, वह विधि जिसमें नर और मादा यानी मेल और फीमेल भाग लेता हो। मेल और फीमेल के क्या भाग लेता हो, तो दोनों का गैमीट्स आपस में क्या करता हो, तो मिलता हो, यानी कि आपस में मिलने का काम करता हो, जिससे क्या होगा, जायगोट बनेगा। जायगोट के बाद न्यू ऑस्प्रिंग तैयार हो पाएंगे, न्यू इंडिविजुअल्स आ पाएंगे। तो ये प्रोसेस रहा, ये डिफिनीशन रहा आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसको आप कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा टिप्स दे रहा हूं। इसको याद करने के लिए ध्यान रखिएगा, ऐसे 2 पेरेंट्स इज इक्वल टू, याद रखिएगा, ऑस्प्रिंग विथ मिक्सड कैरेक्टर। याद रखिएगा, यहाँ पे जो है, जो भी ऑस्प्रिंग होंगे, संतान, उनके 2 कैरेक्टर होंगे, उनमें मिक्सड कैरेक्टर के ऑस्प्रिंग होंगे। वो मदर जैसा भी दिख सकता है, फादर जैसा भी दिख सकता है। अगर फादर मदर जैसा नहीं दिखा तो अपने ग्रैंड फादर जैसा दिख सकता है, ग्रैंड मदर जैसा दिख सकता है, लेकिन वो अपने सेम टू कॉपी मदर और फादर जैसा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए रेयर केस रहेगा जो यहाँ पे आपको इस तरह के देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको इसके प्रोसेस के अकॉर्डिंग से, इसके रूल के अकॉर्डिंग से कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म कभी भी अपने मदर फादर के तरह सेम टू कॉपी नहीं दिखेंगे, बल्कि डिफरेंट दिखेंगे। क्लियर, आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूं और फिर समझाता हूं। तो रिप्रोडक्शन ये क्लियर हो गया। आज मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि क्या व्हेन डिड लाइफ ओरिजिनेटेड, यानी ओरिजिनेट, इसके बारे में जानता हूं। यानी कि आज मैं आपको ये बताता हूं कि व्हेन डिड लाइफ ओरिजिनेट, इसका मतलब हो गया कि जीव की उत्पत्ति कब हुआ था या कब हुई थी। क्लियर, तो व्हेन डिड लाइफ ओरिजिनेट, ओरिजिनेट यानी कि जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी। इस पे जानने से पहले हमने इनके साइंटिस्ट के बारे में बताऊंगा। मैंने आपको पहले बता दिया था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टॉपिक कंप्लीट है। आज थोड़ा साइंटिस्ट के बारे में बताएंगे और साथ में क्या करेंगे, और यहीं पे क्लास को पोस्टपोन करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आपको क्लियर और बताएंगे। तो व्हेन डिड लाइफ ओरिजिनेट, तो इसमें आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि बताइए क्या चीज बताना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, फादर ऑफ स्पीसीज डार्विन। तो यानी कि उसको आप फादर ऑफ स्पीसीज अगर नहीं बोल सकते हैं तो याद रखिएगा, फादर ऑफ जेनेटिक अगर कभी भी बोला जाएगा तो याद रखिएगा मेंडल का नाम आता है, फादर ऑफ जेनेटिक, तब मेंडल आ जाते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए द स्पीसीज ऑफ, क्या स्पीसीज के बारे में जब भी अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा किस कौन आ जाएंगे, डार्विन आ जाएंगे। डार्विन की अगर बात किया जाए फुल नेम के बारे में कि डार्विन का फुल नेम क्या है, तो याद रखिएगा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। डार्विन अपना जो भी लॉ था उस सब को कहां लिख रखे हैं पता है, याद रखिएगा डार्विनिज्म में, इसमें लिख रखे हैं, डार्विनिज्म में लिख रखे हैं। कभी मौका मिले तो उनके बारे में जब आप जानेंगे तो देखने को मिलेगा डार्विनिज्म। इनमें मतलब ये जो है उनका अपना एक समझिए डार्विनिज्म जो बुक है उसमें, उस फाइल में ये सारे लॉ डार्विन के मेंशन है। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं कि डार्विन का बर्थ से रिलेटेड। तो याद रखिएगा उनका बर्थ 1807 से 1882 तक रहा था। क्लियर हो गया, ये डार्विन का रहा। अगर 87 नहीं होंगे तो 89 होंगे, लेकिन मेरे माइंड के अकॉर्डिंग से मुझे लग रहा है 1807 होंगे, तो ध्यान रखिएगा। अगर 9 होंगे तो ठीक, एक्यूरेट में तो मुझे लग रहा है यही होंगे, आगे फिर ऐसे आएगा तो बता ही दूँ। तो डार्विनिज्म हो गया। अब यहाँ पे ये जानना है कि डार्विन ने स्पीसीज पर यानी जीवों की उत्पत्ति के बारे में बताए थे कि धरती पर जीव कितने वर्ष पहले उत्पत्ति किए गए थे।
तो डार्विन के अकॉर्डिंग से पता चला कि जो धरती पर जो जीव था उसकी जो है ओरिजिन यानी लाइफ ओरिजिन जो है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ या द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द स्पीसीज ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का उत्पत्ति, द स्पीसीज ऑफ ओरिजिन, हाँ उनका यही था, याद रखिएगा, द स्पीसीज ऑफ ओरिजिन यानी कि जाति की उत्पत्ति, सही है, द स्पीसीज ऑफ ओरिजिन है, उनके द्वारा दिया गया बुक होगा या डिस्कवर किया गया, तो उनके द्वारा इसमें बताया जाता है कि ओरिजिन कब उत्पत्ति। तो डार्विन के भी माइंड से जब वो जर्नी के समय निकलते हैं तो उसी समय डार्विन ये सब रिसर्च करते हैं, देखते हैं 3.5 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था। और इनके द्वारा ये कहा जाता है कि ऑक्सीजन यानी जल के जीव से स्टार्ट हुआ था धरती पर जीव की उत्पत्ति। तो फर्स्ट जो जीव मिला था वो जल में मिला था, समुद्र के जल में, वहीं से स्टार्ट हुआ पृथ्वी पर जीवों की, जीव के प्रति ज्ञान और जीव के बारे में नॉलेज। और धरती पर जो जीव आया 3.5 बिलियन पहले, और कभी कभी आप देखेंगे तो 4.5 भी आ जाते हैं बिलियन पहले, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे है, तो डार्विन लोगों जब जो रिसर्च किए उनके रिसर्च पॉइंट से ये सब आया, और ऐसे डार्विन के बाद भी और आए, उनके बारे में जानते हैं कि कौन कौन आए थे। तो बताता हूं यहाँ पे, डार्विन के बाद जो आए थे एक और के नाम थे ओपेरिन। ये ओपेरिन जो थे ये 1924 में आए थे। ये भी आए थे रिसर्च करने क्या चीज, द स्पीसीज ऑफ ओरिजिन यानी लाइफ ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की उत्पत्ति। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ को आए थे कि जीवन धरती पर कब आया था। तो ओपेरिन है जो 1924 में आए थे, ओपेरिन। फिर सेकंड आते हैं हेल्डेन जो है ये आए थे 1928 में। ये भी रिसर्च किए थे कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले हुआ था। हेल्डेन के बाद आए थे जिनका नाम था, क्या चीज जानते हैं, तो याद रखिएगा, स्टैनली मिलर। ये आए थे 1953 में, स्टैनली मिलर। और प्लस में एक और थे स्टैनली मिलर के साथ, उनका नाम था, याद रखिएगा, स्टैनली मिलर के साथ जो आए थे उनका नाम था हैरोल्ड यूरे, याद रखिएगा, हैरोल्ड यूरे। किसका नाम था, तो देख रहे हैं हैरोल्ड यूरे, स्टैनली मिलर, हैरोल्ड यूरे 1953 में बताए थे क्या चीज, तो याद रखिएगा, बताए थे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले हुए थे। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था सिडनी नाम था, सिडनी फॉक्स। ये आए थे 1958 में। इस तरह से धरती के ऊपर जो रिसर्च हुआ था वो इतने साइंटिस्ट का रोल रहा था, जिसमें डार्विन हुए, ओपेरिन हुए, हेल्डेन हुए, स्टैनली मिलर हुए, हैरोल्ड हुए, सिडनी हुए, फॉक्स, और इस तरह से कंप्लीट होता है। और ये सब बताए थे कि 3.5 मिलियन एगो धरती पर जीव की उत्पत्ति हो चुका था, यानी धरती पे जो जीव आया था इतने वर्ष पहले आए थे। आप लोग आज के क्लास में क्या क्या सीखे, अपना राय कमेंट कीजिएगा। जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम वहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन और साथ में आपको एक और साइंटिस्ट के बारे में बताएंगे जिनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ध्यान रखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो बताएंगे उनके बारे में और डीप और डिटेल में। आज की क्लास कैसा रहा जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।